नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग कला खजाना विरासत की चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करके यह जानेंगे कि क्या है पुरावशेष अधिनियम और क्या है पुरानिधि अधिनियम, और इन्हीं पुरावशेषों और पुरानिधियों को ही कला खजाने के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित कई अधिनियम बनाए गए थे समय समय पर, अंग्रेजों के ज़माने से ही ये बनाए गए हैं, बहुत बाद तक चलते रहे हैं। इस तरीके से हम लोग आज पुरावशेषों के विषय में जानेंगे और किस तरीके से इसे कला खजाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इन पुरावशेषों का महत्व क्या रहा है, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग एक बार पुनः बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। तो कला खजाना विरासत से मतलब है कि भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का खजाना। यह भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, जो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत और नृत्य जैसी कलाओं में समाहित है। मतलब कुछ टैंजिबल और कुछ इनटैंजिबल हेरिटेज है, उसके अंतर्गत कला खजाने को रखा गया है, जिसमें से विशेष रूप से जो मूर्तिकला, वास्तुकला जैसी चीजें हैं, ये सब पुरावशेषों की श्रेणी में आती हैं। कुल मिलाकर कला खजाना विरासत एक व्यापक अवधारणा है जो भारत की कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, और यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कला खजाने के रूप में किस तरीके से पुरावशेष महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित कौन कौन से अधिनियम बनाए गए थे। तो प्रारंभ करते हैं कि भारतीय पुरावशेष अधिनियम कैसे कैसे बने। मानव के अतीत संबंधी समस्त अध्ययन तथा अनुसंधान साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या पर प्रधान रूपेण आधारित है। पुरातात्विक साक्ष्य मानव इतिहास को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो मानव जो आयाम है, जो मानवीय गतिविधियां हैं, उनको नया आयाम प्रदान करने का कार्य करती है। जो सुरक्षित एवं बचे हुए प्राचीन स्मारकों की तोड़फोड़ तथा पुरावशेषों की लूटपाट को अनुचित नहीं समझा जाता था। क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी से पहले अगर जो कोई स्मारकों को तोड़ देता था या पुरावशेषों को लूट लेता था, जिसको हम कला खजाने के रूप में जान रहे हैं, तो फिर उससे कोई समस्या नहीं होती थी, उसको अनुचित नहीं समझा जाता था। प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक और पुरावशेष देश की सांस्कृतिक धरोहर होते हैं। हमको यही समझना है कि जो यह ऐतिहासिक स्मारक हैं और पुरावशेष हैं, वो सांस्कृतिक धरोहर हैं। ये कलाकृतियां किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, इनको नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता है। इस बात की अनुभूति शासन एवं सरकारों को धीरे धीरे हुई। इसके बाद पुरावशेषों और स्मारकों की सुरक्षा आदि के विषय में आवश्यक कानून बनाए गए। तो जब इनको ये पता चला कि ये जो स्मारक है और हमारे यहाँ जो ये पुरावशेष प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे अलग अलग सांस्कृतिक कालखंडों के विषय में जानकारी होती है, तब समझ में आया कि इसको बचाने की आवश्यकता है। तो भारतीय पुरावशेष संबंधी जो अधिनियम बना, एंटिक्वेरियन लॉज ऑफ इंडिया, वो प्राचीन पुरावशेषों और पुरास्थलों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इसके पहले महानिदेशक बनाए गए अलेक्जेंडर कनिंघम, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सबसे पहली बार ट्रेजर ट्रो एक्ट पारित करवाया था, जो कि 1878 में पारित हुआ था। इसको हिंदी में पुरानिधि निखात अधिनियम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि यदि किसी व्यक्ति को जमीन के अंदर गड़े हुए खजाने से कोई निखात मिला है और उसका मूल्य 10 रुपए से अधिक है, तो उस व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह इसकी सूचना तत्काल संबंधित जिला अधिकारी को दे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो जिला अधिकारी है वो अपने जिले की व्यवस्था को देख रहा था, और अगर उसके पास ऐसे निखात आते थे तो उससे ऐतिहासिक
शोध जो चल रहे थे उसमें नवीन प्रकाश पड़ने की संभावना दिखाई दे रही थी। तो निखात को सरकारी मालखाना या ट्रेजरी में जमा करें अथवा जिलाधिकारी को उपयुक्त जमानत दे। या तो वो व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के उसको जमा कर दे ट्रेजरी में, या फिर उसका उपयुक्त जमानत दे दे कि इतने मूल्य की चीज हमारे पास है, पूरा निधि हमारे पास है, आप इसके बदले इतना ले लीजिए। यदि कोई व्यक्ति निखात मिलने पर उसकी सूचना जिलाधिकारी को नहीं देता और प्राप्त पुरावशेषों को कोषागार में नहीं जमा करता अथवा उसमें हेरा फेरी करता है या उसे छिपाता है, ऐसी स्थिति में 1 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों देने की बात कही जाती है। तो धीरे धीरे समझ में आया कि खजानों को लूटना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए नियम बनने शुरू हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अज्ञान एवं लोभवश बहुत से लोग पुरावशेषों के मिलने पर उनको छिपा जाते हैं, धातु की बनी हुई वस्तुओं को गलाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार इतिहास संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य अज्ञानवश प्रतिवर्ष विनष्ट कर दिए जाते हैं। तो यह बात सरकार को समझ में आई कि जो लोभी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, खजानों को हजम कर जा रहे हैं, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं वो अज्ञानवश मिटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। उनको बचाना आवश्यक है। आवश्यकता की बात यह है कि जनता को विश्वास में लिया जाए तथा उनमें पुरावशेषों के विषय में जागरूकता पैदा की जाए। तो जो हमारे यहाँ आज संग्रहालय हैं वो यही काम करते हैं, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करते हैं और पुरावशेषों से उनको परिचित करवाते हैं। वो यह भी बताते हैं कि आपके यहाँ जो पुराने टीले हैं उन पर मिलने वाले पुरावशेष हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बने खिलौने हैं, चूड़ियाँ हैं, सिक्के हैं, या इस प्रकार की जो भी निधियाँ हैं, यदि वो आपके यहाँ है तो वो कितने महत्व की हैं, इसके विषय में जा करके संग्रहालय के लोग समझाते रहते हैं। भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक जॉन मार्शल के काल में, तो जॉन मार्शल जो है वो 1902 में ASI में आते हैं, वो महानिदेशक के पद पर। स्मारकों में विशेषकर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाए गए। तो अब क्या हो गया कि जो व्यक्तिगत स्वामित्व के स्मारक थे उनकी सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाए गए और स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित विधेयक का मसौदा या ड्राफ्ट 28 मई सन 1903 में भारत सचिव के पास विचारार्थ भेजा गया, जिसको 14 अगस्त 1903 में भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त हो गई। अब ये भारत सचिव की बात कैसे आती है? कंपनी शासन खत्म हो जाता है भारत से और क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। इसी के दौरान एक वायसराय और दूसरे भारत सचिव के पद को सृजित किया जाता है, गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया जाता है और इन दोनों लोगों के सम्मिलन से ही भारत के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। तो यही है कि भारत सचिव के पास विचार करने के लिए भेज दिया गया, जिसको 14 अगस्त 1930 में भारत सचिव की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद अगले वर्ष 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पारित किया गया। तो ये क्यों किया गया था? क्योंकि बहुत सारे स्मारक क्षत विक्षत हो रहे थे, मानवीय क्रियाकलापों के चलते बहुत कुछ वो विनष्ट होते जा रहे थे। इसीलिए 1904 में इसके समय में, कर्जन के समय में यह अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत को प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण, पुरावशेषों के व्यापार, अब ये पुरावशेषों का व्यापार जो होने लगा था, इस एक प्रकार से भारत की सारी कला निधियां और जो कला से संबंधित खजाने हैं वो अवैध रूप से व्यापार में लगा दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण पुरास्थलों के उत्खनन पर नियंत्रण के साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर पुरातत्व इतिहास एवं कला की दृष्टि से उल्लेखनीय पुरावशेषों की सुरक्षा और अधिग्रहण का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से जो ये एक्ट था उसने अधिग्रहण प्राप्त कर लिया कि अवैध रूप से ना तो उत्खनन होगा
और ना ही पुरावशेष अवैध रूप से बेचे जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति के पश्चात इसकी उपयोगिता घटने लगी। सन 1958 में संसद द्वारा पारित सन 1959 से लागू प्राचीन स्मारक तथा पुरावशेष अधिनियम के सन 1904 के कानून का स्थान ले लिया। बाद में इस अधिनियम के महत्व को समाप्त कर दिया गया। पुरावशेषों एवं पुरानिधियों के निर्यात को नियोजित करने के लिए भी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब क्या हुआ कि अवैध रूप से जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके पहले ही क्या था कि अंग्रेजों के जमाने से ही अवैध रूप से पुरावशेषों का व्यापार चल रहा था और इनको अलग अलग देशों में ले जा करके बेचा जा रहा था, खरीद फरोख्त चल रही थी। तो भारत का जो कला खजाना है, जो कला निधियां है, वो पूरी तरीके से विदेश चली जा रही थी। इसको रोकने के लिए अधिनियम बनाए गए और सन 1947 में पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। तो जैसे ही भारत की आजादी हुई 1947 में, वैसे ही पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम पारित करके जो यहाँ का कला खजाना है उसको बचाने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने पुरावशेषों का निर्यात शासन से लाइसेंस प्राप्त करके ही किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के निर्यात दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। तो अब लाइसेंस भी दे दिया गया। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो पुरावशेषों का व्यापार नहीं कर सकते। यदि ऐसा कोई करते पकड़ा जाएगा तो यह माना जाएगा कि वो अवैध रूप से पुरावशेषों का व्यापार कर रहा है। इस संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए संसद ने सन 1951 में प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक और पुरास्थल एवं ध्वंसावशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951 पारित किया। एशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट 1951, जो स्मारक सन 1904 से ही राष्ट्रीय महत्व के घोषित चले आ रहे थे, उनके अतिरिक्त भूतपूर्व देशी रियासतों में स्थित कतिपय उन स्मारकों को भी इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया जिन पर स्वतंत्रता के पूर्व भारत सरकार का अधिकार नहीं था। तो बदली हुई राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण पुरानी कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध होने लगी। अतएव सन 1958 में प्राचीन स्मारक और ध्वंसावशेष अधिनियम नाम से एक अपेक्षाकृत व्यापक कानून संसद द्वारा पारित किया गया। तो अब जो है एक नवीन व्यवस्था लाई गई। 1958 में प्राचीन स्मारक और ध्वंसावशेष अधिनियम को कानून द्वारा पारित किया गया, कानूनी रूप से संसद द्वारा पारित किया गया। पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 क्या है, जो कि सीधे जुड़ा हुआ है कला खजाने से। तो क्या है कि भारत से कला राशि या कला खजाने के बड़ी मात्रा में चोरी छिपे विदेश जाने से रोकने के लिए संसद ने सन 1972 में पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम 1972, द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 या 1972 पारित किया। लेकिन यह अधिनियम किन्हीं कारणों से तत्काल लागू नहीं किया गया। तो जो कला राशियां, कला निधियां, कला खजाना या पूरा वस्तुएं चोरी छिपे विदेश भेजी जा रही थी, उनको रोकने के लिए 1972 में एक अधिनियम लाया गया जिसे पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम कहा गया। अब क्या हुआ कि अप्रैल 5 सन 1976 को एक घोषणा के द्वारा सिक्किम को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। तो सिर्फ सिक्किम के एरिया को छोड़कर बाकी एरिया में 5 अप्रैल 1976 को यह अधिनियम लागू हो गया, जिसमें कोई भी मानव निर्मित वस्तु जैसे मूर्तियां, सिक्के, चित्र, हथियार, कवच, हौदे, हाथी दांत एवं लकड़ी का कामदार सामान, आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर, पांडुलिपियां आदि आती हैं।
ऐसे जो बहुमूल्य सामान थे या जो कला निधियां थीं, उनको बचाने के लिए नियम बनाया गया था। यदि 100 वर्ष से अधिक पुरानी है, ये पूरा निधियां यदि 100 वर्ष से अधिक पुरानी है और उसका ऐतिहासिक, कलात्मक, धार्मिक, राजनीतिक एवं संग्रहालयीय महत्व है, तो वह पुरावशेष समझी जाएगी। तो इस तरीके से जो कला निधियां हैं वही पुरावशेष हैं, वही कलाकृतियां हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। ऐतिहासिक महत्व की 75 वर्ष पुरानी पांडुलिपियों को भी पुरावशेष कहा जाएगा। तो जो 75 वर्ष से अधिक पुरानी पांडुलिपियां हो गई हैं हाथ से लिखी हुई, वो भी अब किस श्रेणी में आएंगी? पुरावशेष की श्रेणी में आएंगी। कोई भी व्यापारी बगैर लाइसेंस प्राप्त किए पुरावशेषों एवं बहुमूल्य कलाकृतियों का व्यापार नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यापारी नहीं है, केवल कला संग्रह करता है, उनके लिए भी प्राविधान है कि वे अपनी कलाकृतियों का पंजीकरण करा लें। तो जो भी कलाकृतियां रखने वाले प्रेमी लोग हैं, उनको भी पंजीकरण करवाना आवश्यक था। और जो व्यापारी थे, वो बिना लाइसेंस के अब पुरावशेषों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे। उनके लिए भी प्राविधान है कि वे अपनी कलाकृतियों को पंजीकृत करा लें। लाइसेंस देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 11 अनुज्ञापन अधिकारी, लाइसेंसिंग ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं, जिनके कार्यालय श्रीनगर, दिल्ली, बड़ौदा, आगरा, पटना, कलकत्ता, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद, बंगलौर तथा चेन्नई में है। तो इतनी जगहों से आप लाइसेंस ले सकते हैं। प्रत्येक लाइसेंसिंग ऑफिसर के अधीनस्थ कई रजिस्ट्रेशन अधिकारी कार्यरत हैं। तो ये जो ऑफिसर्स हैं, इनके अधीन कई ऐसे अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, जो रजिस्ट्रेशन देने का कार्य करते हैं। यह नियम सरकारी संग्रहालयों, शासकीय अभिलेखागारों तथा सरकारी कार्यालयों में सुरक्षित कलाकृतियों पर लागू नहीं होता है। तो यह जो नियम है वो इतनी जगहों पर लागू नहीं होगा। अधिनियम का उद्देश्य यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है कि इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य यह पता लगाना है कि भारत में कुल कितनी कलाकृतियां, कला निधियां हैं और वे कहां पर हैं। सरकार का इन्हें छीनने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। पंजीकरण के बाद संबद्ध कलाकृति उसके मालिक को वापस कर दी जाती है। पुरावशेषों एवं बहुमूल्य कलाकृतियों के मालिकों को यह अधिकार है कि वे लोग ऐसी कृतियों को आजन्म अपने पास रख सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अपने घर में छोड़ सकते हैं। वे चाहे तो किसी को उपहार में भी दे सकते हैं तथा भारत के अंदर किसी को बेच भी सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो पुरावशेष और कलाकृतियां प्राप्त होती हैं, वो या तो विक्रय से प्राप्त होती हैं, खरीद कर लाई जाती हैं, या दान से प्राप्त होती हैं, या उत्खनन से भी प्राप्त हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमको कला निधियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार ऐसी कृतियों पर उनके मालिकों का भी पूर्ण स्वामित्व रहेगा। यह बात दूसरी है कि इस अधिनियम के द्वारा सरकार को यह अधिकार अवश्य प्राप्त है कि यदि कलाकृति बहुत बहुमूल्य हो तो सरकार गजट में घोषणा करके उसका अधिग्रहण कर सकती है, परंतु ऐसा कदम असाधारण परिस्थिति में ही उठाया जाएगा और तब सरकार मालिक को उस कलाकृति का उचित मूल्य जो विशेष निर्धारित करेंगे, मुआवजे के तौर पर देगी। लेकिन ऐसी कोई भी कलाकृति जो धार्मिक स्थल पर पूजी जा रही है अथवा उसका निर्माता कलाकार जीवित है, तो सरकार किसी भी दशा में उसका अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। तो क्या है कि अगर कोई महत्वपूर्ण कलाकृति है भी और वो किसी धार्मिक स्थल पर रखी गई है, उसकी पूजा हो रही है, लोगों की उसमें श्रद्धा है, तो ऐसी कलाकृति को कभी भी अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा, जो अधिकारी है वो आपको लाइसेंस दे देंगे और कई प्रकार से आपको अधिनियम का पालन करते हुए
पुरावशेषों की खरीद फरोख्त करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन अवैध रूप से आप ये सब नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और आपका पूरा विवरण जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं, लाइसेंस देने वाले अधिकारी हैं, उनके पास रहेंगे, जिससे कि यदि आप पर कोई शक होता है कि आपने अवैध रूप से कोई कलाकृति, कुछ ऐसा खजाना बाहर बेच दिया है, तो फिर आप पर कार्रवाई भी की जा सके। इस तरीके से कलाकृतियों के व्यापारियों द्वारा सभी कलाकृतियों के रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। जब भी कोई कृति बेची या उपहार दी जाए अथवा अन्य किसी के कारण से हस्तांतरित की जाए, तो इसकी लिखित सूचना लाइसेंस अधिकारी को देना चाहिए, जिससे कि बाद में ये ना हो कि लाइसेंस अधिकारी को पता नहीं चला और वो अवैध बिक्री के रूप में सामने आ गई। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि सन 1970 में यूनेस्को की महासभा ने अवैध पुरावस्तु आयात, निर्यात और बिक्री को रोकने की एक नियमावली तैयार की है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का सहयोग आवश्यक है। अभी तक केवल 24 देशों ने ही इस पर हस्ताक्षर किए हैं। विडंबना यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और फ्रांस जैसे अमीर देशों ने अभी तक इस नियमावली पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो यूनेस्को प्रयास कर रहा है कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो इस व्यवस्था में सुधार नहीं चाह रहे हैं, जिनमें से कुछ नाम अभी हमने देखे। मतलब ये है कि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक किसी भी प्रकार से इस अवैध व्यवस्था को नहीं रोका जा सकता है। और अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर से परिचित होने के बाद व्यक्ति पुरावशेषों को बचाने का प्रयास करेगा, इस तरीके के जो कला खजाने हैं उनको बचाने का प्रयास करेगा। तो हमने यह देखा कि कला खजाने के रूप में पुरावशेष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके अवैध रूप से खनन, रोकने, बेचने आदि पर रोक लगाने के लिए समय समय पर अधिनियम बनाए जाते रहे हैं। और इस तरीके से आज हम लोगों ने इस बात को समझा कि कला खजाना क्या है, क्यों बचाना ज़रूरी है और कैसे हम अपने यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर से, कला निधियों से परिचित हो सकते हैं, अवैध बिक्री को रोक सकते हैं। जो भारत सरकार का एक उपक्रम है उसमें शामिल होकर के अपने गौरवशाली विरासत को बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।